नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इन डेप्थ एनालिसिस टाटा पावर का। देश की टॉप पावर सेक्टर की कंपनी में टाटा पावर का एक बहुत बड़ा नाम आता है। साथ में इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज टाटा पावर के ऊपर क्या टारगेट लेके चल रहे हैं, कहाँ उन्होंने एंट्री सजेस्ट की है, कहाँ उनका टारगेट है। आइए जानते हैं कंप्लीट ब्रोकरेज डिटेल के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, टेक्निकल के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में। सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर बिजनेस सेगमेंट की। दोस्तों, जब हम अपना पैसा किसी भी स्टॉक में लगाते हैं तो हमें उसके फंडामेंटल यानी कि कोर बिजनेस सेगमेंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कंपनी कब बनी, क्या कर रही है। टाटा पावर की अगर हम बात करें तो 1911 में एस्टेब्लिश हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। काम क्या करती है दोस्तों? ये लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जिसमें जनरेशन भी करती है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल और ट्रेडिंग सभी काम करती है। इन कैपेसिटी कितनी है दोस्तों? 14,300 मेगावाट इनकी टोटल कैपेसिटी है, जिसके अंदर थर्मल की जो कैपेसिटी है वो 8800 मेगावाट है, हाइड्रो की 700 मेगावाट है। और अभी रिसेंट में दोस्तों सोलर और विंड में ये रैपिडली ग्रोइंग कर रही है। 4800 मेगावाट इनकी अभी कैपेसिटी है और इनको ये बढ़ाने का विचार करती रहती है, यानी और अपने सोलर और विंड वाले बिजनेस को और ज्यादा रैपिडली बढ़ा रही है। कस्टमर की अगर हम बात करें तो इनके ऑल ओवर इंडिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख कस्टमर है। 300 से ज्यादा शहरों और टाउन में इनकी प्रेजेंस है। मेजर जो इनकी सिटी है जहां पे इनका रेवेन्यू आता है वो मुंबई, दिल्ली, अजमेर, भुवनेश्वर, कटक, ओडिशा, ऐसे इनके डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। अब हम बात करते हैं सब्सिडरीज की। दोस्तों, टाटा पावर शेयर मार्केट पे एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, लेकिन साथ में इनकी कुछ और सब्सिडरीज भी है। ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन इनके थ्रू ये अलग अलग बिजनेस को रन करते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने एक अलग कंपनी बनाई हुई है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, ये दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में जॉइंट वेंचर में काम करती है। टाटा पावर सोलर सिस्टम, ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकी एक अलग से सब्सिडरीज है। और टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी, ये पावर की ट्रेडिंग बिजनेस के लिए एक अलग सब्सिडरी है, टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 46.86% है, जो कंटिन्यू सेम लेवल पे है, ना कम है ना ज्यादा है लास्ट के 2 साल से। एफआईआई की अगर हम बात करें तो जून 2025 का ये डाटा है, 10.06% एफआईआई होल्ड कर रहे हैं, जो धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा है। यानी कि मार्च 2025 की बात करें तो 9.39%, दिसंबर 2024 में 9.46%, जो अभी करंट के लेवल से कम है और अभी इनकी टॉप होल्डिंग चल रही है। डीआई की बात करें तो 16.27% डीआई की होल्डिंग है और ये भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को इंक्रीज ही कर रहे हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं दिसंबर 2024 में 16% थी और मार्च 2025 में 16.20% है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो 23.49% पब्लिक के पास होल्डिंग है, जो पब्लिक ने लास्ट के 1 साल में कम ही की है। दिसंबर 2024 में 24.25% था और मार्च 2025 में 24.16% है। अब हम अगर इसके फाइनेंशियल हाईलाइट करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो कंपनी ने 66,992 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। एबिटा इनका रहा 15,444 करोड़ रुपए का। कंपनी ने 2.5 रुपए का पूरे 2025 में डिविडेंड भी दिया है और ईपीएस की अगर हम बात करें तो 12.42 रुपए अर्निंग पर शेयर है इनका। 5 साल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि चार्ट अप साइड ही जा रहा है, यानी कि उनका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, जो 2020 में 29,699 करोड़ रुपए था, जो 2025 में बढ़ के लगभग 2.5 गुना 66,992 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं और कंटिन्यू अप ही जा रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करें तो 1,27,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। पी रेशियो 31 है, आरओई 11%, सेक्टर पी 25। दोस्तों, सेक्टर पी के मुकाबले में कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है और आरओई अगर हम बात करें 11% थोड़ा सा कम ही दिख रहा है, क्योंकि कम से कम 15% तो हम किसी भी कंपनी से एक्सपेक्ट करते ही हैं। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 455 रुपए, 52 वीक लो 326 रुपए। पीबी रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है 3.55 और डिविडेंड यील्ड 1% से कम है। दोस्तों, अगर आप डिविडेंड या कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, जैसे डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, मर्जर, डीमर्जर, तो आप मेरा दूसरा चैनल डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की, यानी कि एक क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का चला गया है उसमें कंपनी ने 18,530 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया है और उनका नेट प्रॉफिट एबिटा नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है 4,060 करोड़ रुपए का। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो अडानी पावर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सीईएससी में टाटा पावर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पर अडानी पावर का है। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर टाटा पावर का नाम आता है, पी रेशियो के मामले में ये फोर्थ नंबर पे है और ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इनकी काफी कम है, ये सेवंथ नंबर पे है। लेकिन नेट प्रॉफिट इनका थर्ड नंबर पे है, अडानी पावर का नेट प्रॉफिट फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर हम होल्डिंग डिटेल की बात करें तो यहाँ पे हमें मिक्स डाटा देखने को मिलता है, ये लेटेस्ट ही डाटा है सितंबर 2025 का। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं और कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं इनका मिक्स ही डाटा है, इससे हमें कोई ज़्यादा क्लियर पिक्चर देखने को नहीं मिल रही। अगर हम 10 साल की हिस्ट्री देखते हैं तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 7%, 5 साल में 18% और 3 साल में 15% रही। और प्रॉफिट की बात करें तो 10 साल में 37%, 5 साल में 46% और 3 साल में 21% रहा। अब हम अगर CAGR और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, तो 10 साल में 19%, 5 साल में 48% और 3 साल में 22% का इन्होंने CAGR का रिटर्न दिया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 3 साल में 12%, 5 साल में 10% और 10 साल में 8% है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कमा के नहीं दिया है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि 10 से 12% नॉर्मल होता है और 15% से ऊपर हम इसको अच्छा मानते हैं। आने वाले टाइम में क्या मेजर इवेंट है, 11 नवंबर को इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहते हैं। अब हम अगर प्राइस मूवमेंट की बात करें तो 6 महीने में 2% का रिटर्न ही दिया है और 1 साल में -8% है। लेकिन अगर हम 5 साल की हिस्ट्री देखते हैं तो पैसे को इन्होंने 6 गुना बढ़ा दिया है, यानी कि 627% का रिटर्न इन्होंने दिया है 5 साल में। अभी करंट में न्यूज क्या क्या है दोस्तों, टाटा पावर ने अपना एक मुंद्रा यूनिट है उनको बंद कर दिया है, यानी कि एक बार के लिए टेम्परेरी शटडाउन है उनका और ये दोबारा से रीस्टार्ट होगा 30 नवंबर 2025 में। इससे दोस्तों टाटा पावर का 11,290 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो कम होगा और 2024-25 में टर्नओवर की बात करें तो 64,502 करोड़ रुपए का इस यूनिट बंद होने के कारण टाटा पावर के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक पॉजिटिव खबर यह है कि टाटा पावर ने एक जनिपर ग्रीन एनर्जी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें वो 70 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लगाएंगे। तो रिन्यूएबल में वो अपनी अच्छी खासी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज रहेगी। अब हम अगर कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला स्ट्रेंथ तो हम यही कह सकते हैं कि टाटा का ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है, तो ये एक पॉजिटिव खबर रहेगी। साथ में इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ये अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, एक ही चीज के ऊपर ये डिपेंड नहीं है, ये थर्मल, रिन्यूएबल और डिस्ट्रीब्यूशन सभी में अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। लीडिंग प्लेयर है ये सोलर और ईवी चार्जिंग स्पेस में, यानी कि ये अपनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ईवी जो इंडिया में बहुत पॉपुलर होती जा रही है उसमें भी ये एक लीडिंग प्लेयर का नाम आता है टाटा पावर का। इनका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो भी काफी स्टेबल है, ये नहीं है कि नेगेटिव कैश फ्लो स्टेटमेंट इनकी है और हम ये कह सकते हैं कि ग्रोइंग कंपनी है और इनका बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। अब हम रिस्क की अगर हम बात करें, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है इस सेक्टर में या इस कंपनी में। सबसे पहला तो ये है कि कोई भी पावर कंपनी है उसमें बहुत ज़्यादा कैपेक्स करना पड़ता है, यानी कि स्टार्टिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग होती है, वो रिकवर तो होती है लेकिन वो 4, 5, 10 सालों बाद रिकवर होती है और इसके लिए डेप्ट का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में कंपनी को बहुत ज़्यादा कर्जा उठाना पड़ता है। ये एक रिस्क फैक्टर रहता है इस सेक्टर की कंपनी में। ROE और ROIC अगर हम बात करते हैं ये थोड़े से लो है इस कंपनी में। और थर्मल बिजनेस की बात करें तो इसमें कभी कभी कोयले के प्राइस बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, कोई नॉर्म्स, कोई ऐसे रूल रेगुलेशन आ जाते हैं जिससे कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो किसी भी कंपनी के लिए हमें जानने जरूरी है। तो टाटा पावर में ये थोड़े से रिस्क भी रहेंगे।
दोस्तों मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब बात करते हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज ने क्या आइडियाज दिए हैं, क्या व्यूज दिए हैं, क्या टारगेट दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोमुरा की। बाय की रेटिंग दी है, टारगेट है उनका 560 रुपए। मॉर्गन स्टैनली ने 577 रुपए का टारगेट दिया है। आईसीआईसी सिक्योरिटी ने 465 से 541 रुपए का अलग अलग टारगेट दिए हैं, जिनमें उनका पहला टारगेट 465, फिर 470 और थर्ड टारगेट 541 रुपए है। मोतीलाल ओसवाल ने 509 रुपए का टारगेट दिया है और एक्सिस कैपिटल ने 500 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन एक ब्रोकरेज हाउस जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 340 रुपए का उन्होंने टारगेट दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेज इस स्टॉक के ऊपर बुलिश है और बाय की ही रेटिंग दे रहे हैं। साथ में हमें ये भी जानना जरूरी है कि कोई भी ब्रोकरेज हाउसेज जब भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म टारगेट लेके चलते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं कि 15 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में टारगेट अचीव हो जाएंगे। इनका टारगेट मिनिमम से मिनिमम 1 to 2 ईयर्स होता है। तो हमें इस बात को भी कंसीडर जरूर करना चाहिए। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो RSI 60 और स्टोकास्टिक 80 है। अब हम एक टेक्निकल चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक एक्चुअल में कैसा बिहेव कर रहा है। दोस्तों दिसंबर 2024 से अब तक स्टॉक ने बहुत ही एक नैरो रेंज में काम किया है। इसकी अगर हम अपर रेंज की बात करें दिसंबर 2024 से लेके अब तक तो 416 रुपए का हाई और 326 रुपए का लो, यानी कि लगभग 90 रुपए में ही इसने पूरे साल को होल्ड करके रखा है, यानी कि एक रेंज बाउंड ट्रेड दी है, वहीं पे घुमाता रहा है ये शेयर प्राइस को। अब हम बात करते हैं इसके मेजर सपोर्ट की। दोस्तों अगर हम देखें तो ये मंथली कैंडल है और 1 2 3 4 5 6 7 मंथ की अगर हम डाटा की बात करें तो स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट होल्ड कर रखा है 367-68 रुपए का, यानी कि 370 रुपए से नीचे जाने पे एक 6-7 महीने का सपोर्ट तोड़ने की गुंजाइश रहती है। तो हम ये कह सकते हैं हम कोई भी पोजीशन लेते हैं तो हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे जरूर लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। हमने फंडामेंटल भी देखे, टेक्निकल भी देखे, अब हमें अपनी रणनीति क्या बनानी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कंपनी के हमने फंडामेंटल चेक किए हैं तो कंपनी में ऐसा कोई रिस्क हमें नहीं लगता है कि 400 वाला स्टॉक 40 रुपए आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये काफी स्टेबल है। साथ में ग्रीन एनर्जी बिलीवर्स के लिए कि जिनको ये लगता है कि आने वाला टाइम, आने वाला इंडिया का टाइम या दुनिया का टाइम ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहेगा, कोयला या पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टॉक है ये। साथ में हम जब बात करते हैं कि SIP किसी भी स्टॉक में हम कर सकते हैं तो उस टाइप का ये स्टॉक है कि हर 10% पे हम इसमें SIP स्टार्ट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इस स्टॉक में कोई भी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आती है। अवॉइड किसको करना चाहिए, एक ऐसा शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्विक गेन आ जाए या मुझे 10 से 15% विन इन 1 मंथ आ जाए, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चाल इसमें अभी समझ में नहीं आ रही है। और ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा हाई डिविडेंड पे कर रहे हैं उनमें इसका नाम नहीं आता है। तो जिनको डिविडेंड से रिलेटेड स्टॉक चाहिए तो वो कोल इंडिया या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो दूसरी कंपनी है जिसमें हिंदुस्तान जिंक, कोल इंडिया ऐसे नाम आते हैं तो उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था टाटा पावर का एक कंप्लीट एनालिसिस। आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस तो बुलिश है ही, लेकिन साथ में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो विद स्टॉप लॉस हमें जरूर काम करना चाहिए। आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। मेरी तरफ से बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हमने सभी फंडामेंटल और टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर बात कर ली है। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही एक स्टॉक एनालिसिस आपको बताता रहूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।